Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are having our fifth lecture. The topics we will cover in this lecture are opportunities for entrepreneurs in Pakistan and abroad, including different types of opportunity sectors we categorize into industries and commerce and trade sector, services, women as an entrepreneur, women entrepreneurs of Pakistan. Starting with the opportunities for entrepreneurs in Pakistan and abroad, as you know that world economy requires innovators and entrepreneurs to both advance and sustain global community. Expansion on the global front is enhancing the possibilities of new ventures and more attracted towards the field both in Pakistan and abroad. But with the right environment and right skills of entrepreneur can enable smart functioning and establishment of the new ventures. The scope of activities of entrepreneur is very wide in Pakistan as well as in abroad, but the entrepreneurs established if we categorize into three parts, then we can say that they establish in or operate in industries, they work in commerce and trade sectors, and then the services. Industries, if we further categorize in the industries, we came to know the first type of industry are the extractive industries. और ये जो extractive industries हैं, as the name suggests, these industries extract or draw out the different materials or product from the natural resources. जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उनसे जब आप कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, वेदर इट्स सॉइल है या आप स्टोन्स एक्सट्रैक्ट करते हो, कॉयल है और या आपका ऑयल एंड गैस है, स्टोन है, वाटर एक्सट्रैक्शन है. सो दीज ऑल प्रोडक्ट्स और सब जो रॉ मटेरियल फॉर्म के अंदर होते हैं, ये जब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का काम है कि इनको आप एक्सट्रैक्ट करो. तो ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंडर आती हैं. देन कम्स द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द इरेक्शन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स, डैम्स, ये जो इस तरह वेल्स और इस तरह की जितनी भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क जितना है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आता है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूजली वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती है जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के से एक्सट्रैक्ट हुई होती हैं. लाइक जैसे आप स्टोन्स को इस्तेमाल करते हैं, इसमें रेत, बजरी वगैरह ये चीज़ें होती हैं. फिर उसके अलावा आप जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, बेसिकली वो इट्स किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हो, रोड्स हों, मोटरवेज हों, डैम्स हों, तो वो उन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज का ये काम होता है सारा. देन कम्स द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. These industries are concerned with the conversion of transformation of raw material and semi-finished products into finished products, या उसको semi-finished form में लेके आते हैं. Usually जो हमने देखा है extractive industry से हम जो चीज़ें जो natural resources से extract कर रहे होते हैं, उनको फिर फर्दर उनकी प्रोसेसिंग होती है. अगर तो कोई स्टोन्स वगैरह हैं, फिर उनसे सीमेंट और इस तरह की चीज़ें बनती हैं. अगर तो कोई आप कोल वगैरह है, तो उससे आप फिर डिफरेंट कोल से आप डिफरेंट एनर्जीज और इस तरह की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं. फिर अगर कोई क्रूड ऑयल वगैरह है, उससे आप फिर पेट्रोल और कैरोसिन और डिफरेंट टाइप डीजल एंड ये इस तरह की सेग्रीगेशंस करते हैं. आप उसके अंदर से फर्दर उसको रिफाइन कर रहे होते हैं. सो जो हमने देखा कि जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, वहाँ वो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट
कर रही होती है, फिर उस रॉ मटेरियल को फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर उनके उसमें वो सेमी फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फर्दर अगर हम देखें तो वी हैव द एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज बेसिकली वो होती हैं जो आपके रॉ मटेरियल को इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर उसको रिफाइन करके आपको दे रही होती हैं। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी को हम देखें, सेपरेट करता है क्रूड ऑयल को कैरोसिन, गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल वगैरह में। तो ये काम जो होता है ये एनालिटिकल इंडस्ट्री का होता है। देन कम्स सिंथेटिकल इंडस्ट्री। एज द नेम सजेस्ट, ये केमिकली आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनसे डील कर रहा है ये इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के, डिफरेंट केमिकल्स को मिला के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियली आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। सो इस अगर कोई नेचुरल एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स मिक्स करके यू मेड द फ्रेग्रेंसेज और परफ्यूम्स और इस तरह की चीजें। सेकेंड एग्जांपल इसकी इस तरह भी ले सकते हैं कि हम जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, हम फूड के आइटम्स के ऊपर देखते हैं कि उसमें मेंशन होता है इंग्रेडिएंट्स के अंदर के आर्टिफिशियल कलर यूज हुए हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज हुए हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल कलरिंग है, फ्लेवर क्रिएशन है, वो काम है सिंथेटिक इंडस्ट्री का। और वो सिंथेटिक इंडस्ट्री जो है वो चीजें प्रिपेयर करती है। देन कम्स द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग फूड और बेवरेजेस, पेंट्स के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट आपको फूड आइटम्स के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं। लाइक कॉस्मेटिक की चीजें जो हम यूज कर रहे होते हैं, लोशन, क्रीम्स, शैम्पूज वगैरह, उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वो जो सिंथेटिक इंडस्ट्री में चीजें प्रिपेयर होती हैं सेमी फिनिश्ड फॉर्म में या इवन फिनिश्ड फॉर्म में, तो वो यूज हो रही होती हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। फार्मास्यूटिकल में, ड्रग्स वगैरह के अंदर जो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूज हो रहे होते हैं, जो कि सिंथेटिक इंडस्ट्री की प्रोडक्शन होती है और फर्दर यूज होते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। देन कम्स द असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल असेंबलिंग है, मोबाइल फोन की असेंबलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की, एलईडीज वगैरह की, इनकी असेंबलिंग होती है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, उनकी असेंबलिंग होती है। तो जब आप डिफरेंट पार्ट्स को, आपका काम ये है, आपकी जो जॉब ये है या आपका बिजनेस रिलेटेड आपकी ऑपरेशंस ये हैं कि आप डिफरेंट पार्ट्स को लेते हैं और डिफरेंट पार्ट्स को उनकी असेंबल करते हैं उनको, और फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आते हैं। तो वो इस तरह की इंडस्ट्री जो इन ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है, वो असेंबलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। ये सेकेंड टाइप ऑफ जो हमने कैटेगराइज किया इसको इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट है इसका कॉमर्स एंड ट्रेड। जब आप कॉमर्स और ट्रेड का ये जो पर्पस है, तो इन्होंने कोई चीज खुद प्रोड्यूस नहीं करनी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी। जो रॉ मटेरियल है, इवन जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं या फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या उनको विद इन द कंट्री आप मोबिलाइजेशन का काम करते हैं। तो आप यू मे कॉल इट कि आप कॉमर्स के अंदर हैं, ट्रेड के अंदर हैं। आप एक जगह से परचेज करेंगे और एक को दूसरे को सेल करेंगे, तो आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। यू आर इन बिटवीन दीज टू पार्टीज के अल्टीमेट यूजर्स को आप, या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके दरमियान और अल्टीमेट यूजर्स के दरमियान जो गैप है उसको आप कम कर रहे होते हैं। या तो आप डायरेक्टली उन तक चीज को पहुंचा रहे होते हैं, या आप जो होते हैं जो फर्दर एक स्टेप को कम करने के लिए आप अल्टीमेट यूजर्स को, होलसेलर्स तक चीजें पहुंचा रहे होते हैं या रिटेलर्स तक चीज को पहुंचा रहे होते हैं। तो कॉमर्स इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइज सिस्टम और ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज अमंग द बिजनेस मेंबर्स, जो आपके डिफरेंट पार्टीज होती हैं इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो उन तक आप उनके दरमियान एक्सचेंज कर रहे हैं। इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड जो है, इट मीन्स के वी बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो विद इन द कंट्री बाउंड्री के अंदर हो रही है। और आप उसमें होलसेल ट्रेड भी है, उसमें एग्जिस्ट करता है, और उसमें रिटेल ट्रेड भी है। होलसेल का और रिटेल का डिफरेंस ये है कि होलसेल में आप जब
सेल परचेज कर रहे होते हैं तो आप गुड्स या प्रोडक्ट्स को बल्क में ले रहे होते हैं। बल्क में लेने से एक तो फायदा ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग जो है वो कम हो जाती है। और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उसमें आप इस तरह कर रहे होते हैं कि दैट यू हैव टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से लेके आपने चीज को वहां से उठाना है और एंड यूजर तक उसको पहुंचाना है। तो रिटेलर्स में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ जाते हैं, डिफरेंट मॉल्स आ जाते हैं, जहां से हम डायरेक्ट जाके कंज्यूमर्स जो हैं वो डायरेक्ट वहां से परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो वो रिटेल ट्रेड के अंदर आता है। अगर आप अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर कोई चीज भेज रहे हैं, सेल परचेज कंट्री की बाउंड्री से बाहर कर रहे हैं, that it comes under the definition of international or foreign trade. It includes the exchange of goods and services between the persons or organization operating in two or more nations. आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों को या दूसरी कंट्री को वो चीज सेल आउट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं वहां से। यूजली जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो फॉरेन करेंसी के अंदर होती है, जो हमारी लोकल ट्रेड होती है वो हमारी नेशनल करेंसी में होती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड अगर आपका बिजनेस इतना अच्छा है, इतनी उसकी आपके बिजनेस में इतना एस्टैब्लिश्ड है कि आप लोकल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं एंड देन यू हैव द इनफ रिसोर्सेज हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट को भी अप्रोच करते हैं और वहां पे भी अपनी चीजें सेल आउट करते हैं। सो इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड जो होती है वो हम उसको कैटेगराइज करते हैं इनटू इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। जो इंपोर्ट होती है, जब आप कोई चीज बाहर के मुल्क से अपनी कंट्री के अंदर लेके आते हैं तो वी कॉल इट इंपोर्ट। इसको हम इंपोर्ट बोलते हैं कि हमने वहां से इंपोर्ट की, बाहर के फॉरेन कंट्रीज से कोई प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट की, तो वो इंपोर्ट ट्रेड में आता है। जब आपकी कंट्री के अंदर आपकी लोकल डिमांड्स फुलफिल हो जाएं एंड देन यू हैव इनफ एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के आप जो बाहर की नीड्स हैं, जो फॉरेन नीड्स हैं, आप उसको भी फुलफिल कर सकते हैं, उनको भी तो आप इस तरह करते हैं कि आप एक्सेस प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आप अपनी लोकल मेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन द फॉरेन मार्केट, तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। देन कम द इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट ट्रेड ये होती है कि आप किसी एक कंट्री से इंपोर्ट करें और फिर दूसरी कंट्री को वो चीज एक्सपोर्ट कर दें। या तो आप उसको कोई रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया इनटू सेमी फिनिश गुड में या फिनिश गुड में एंड देन यू एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्री। बट समटाइम आप रॉ मटेरियल लेते हैं और एज इट इज किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं, किसी एक कंट्री से लेके किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देना। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि इंडिया जो है वो थाईलैंड से रबर इंपोर्ट करता है और फिर वो रबर जो है वो जापान को वो एक्सपोर्ट करता है। सो इस तरह की जो ट्रेडिंग है वो इंटरपोर्ट कहलाती है, इंटरपोर्ट ट्रेडिंग। द थर्ड कैटेगरी जो हमने इसकी अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर की, फर्स्ट वन है इंडस्ट्री, सेकंड वन इज द आपकी जो कॉमर्स एंड ट्रेड है, एंड थर्ड वन इज द सर्विसेज। तो सर्विसेज में हम देखते हैं कि सर्विस मीन्स दैट सच फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर्स। कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, उनकी इंटेलिजेंस या उनकी जो फिजिकल रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होती हैं उस पे बेस्ड कर रही होती हैं। तो इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, ये आपकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। तो सर्विसेज को हम फर्दर किस तरह कैटेगराइज करते हैं, प्रोफेशनल सर्विस के अंदर, आपकी पर्सनल सर्विस के अंदर, एंड देन इज योर कमर्शियल सर्विसेज। तो प्रोफेशनल सर्विस के अंदर हम देखते हैं कि वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो होते हैं, जो आप एज एन एंटरप्रेन्योर, आप किसी काम के अंदर प्रोफेशनल हैं तो आप वो काम आपकी स्किल, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस की बेस पे आप उस काम के अंदर किसी पर्टिकुलर सर्विस के अंदर, सर्विस प्रोविजन के अंदर आप स्पेशलाइज हैं और आप वो सर्विस को एज अ प्रोफेशन
जो है वो लोगों को या जिनको उसकी रिक्वायरमेंट होती है आप प्रोवाइड करते हैं, या आपका अपना कोई बिजनेस नहीं होता, आप जस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जो हैं वो अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स मेंटेनिंग के अंदर या अकाउंट्स मेकिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आप इस तरह करेंगे कि किसी अपनी ये वाली सर्विसेज जो हैं ये किसी को प्रोवाइड करती हैं, किसी कंपनी को, एंड यू टेक देयर अकाउंट्स डाटा, आप उनके अकाउंट्स डाटा को लेते हैं, आप अकाउंट्स का सारे उसके लेजर्स क्रिएट करते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, उसकी सारी अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं वो करके और फिर उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास मे बी उन कंपनीज के पास या उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो स्किल फोर्स नहीं होती या नहीं, तो वो आपकी सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं और इन रिटर्न वो आपको पे करते हैं। सो यू बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, आप अपनी प्रोफिशिएंसी, अपनी स्किल की बेस पे उनसे ये काम लेके और उनको ये काम करके दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो हैं किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं, आप किसी की कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी ये सर्विस है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी ये सर्विसेज हो सकती हैं कि आप कंसल्टेंसी के अंदर, इकोनॉमिक कंसल्टेंसी के अंदर आप बहुत अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस, या आप किसी इकोनॉमिक अच्छी पोजीशन पे रहे हों और फिर लेटर ऑन आप जो हैं वो अपनी ये जो जितनी एक्सपीरियंस है, जितनी स्किल्स हैं आपकी इकोनॉमी को समझने की और जितनी उसके ऊपर आप कंसल्टेंसी जो है सर्विसेज जो हैं वो दे रहे होते हैं। सिंगर्स हो गए, वो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आते हैं, आर्टिस्ट हो गए, एक्टर्स हो गए, उनका अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, वो जिस प्रोजेक्ट के लिए हायर होते हैं वो उस पे काम करके तो वो उस पार्टी को या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे होते हैं। लाइकवाइज सिंगर्स हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, किसी मूवी, किसी डॉक्यूमेंट्री, किसी ड्रामा वगैरह के लिए अपनी सिंगिंग की सर्विसेज को दे रहे होते हैं, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आता है। देन कम्स पर्सनल सर्विस। अगर तो बिजनेस आपका खुद का सर्विस प्रोविजन में है, आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी रिसोर्सेज, तो वो आपका पर्सनल है। लाइक अगर आपके अंदर ब्यूटिशियन की स्किल है तो आप अपना ब्यूटी पार्लर, अपना सैलून चला रहे हैं, तो आपका खुद का बिजनेस है, वो आपका खुद का, आप प्रोफेशनल नहीं है वहां पे, वो किसी और का काम नहीं है, आपका खुद का है, तो वो पर्सनल सर्विस के अंदर आता है। लाइकवाइज आप रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, होटल्स चला रहे हैं, कोई लॉन्ड्री बिजनेस है, कुछ है, तो वो आपकी सेल्फ मेड आपका खुद का बिजनेस है जो कि आप अपनी पर्सनल सर्विसेज उसमें दे रहे हैं। Then comes commercial services. Entrepreneurs provide the following services under the commercial services: warehouse और storage services. आप warehouse का काम कर रहे हैं, आप किसी को जस्ट अपनी जो स्पेस है या आपने जो वेयर हाउसेज बनाए हैं वहां पे वो प्रोडक्ट्स होल्ड करने के लिए, वहां पे स्टोर करने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं। सो यू आर डीलिंग इन द वेयर हाउस और स्टोरेज सर्विसेज, कि आपने किसी का रॉ मटेरियल है। समटाइम लोग जो हैं जो लाइक बिग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंपोर्ट करती हैं रॉ मटेरियल, या वो कहीं से परचेज करती हैं और फिर वो उसको स्टोर कर देती हैं वेयर हाउसेज के अंदर। अकॉर्डिंगली जितना उनको फिर रिक्वायर्ड होता है उनकी फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंगली, तो वो फिर उसको उस वेयर हाउस से ले रहे होते हैं। तो जो वेयर हाउस को मेंटेन कर रहा है, वेयर हाउस को रन कर रहा है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उन फैक्ट्रीज को, उन इंडस्ट्रीज को जिनका रॉ मटेरियल, जिनका जो भी उनको रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो वहां पे उनके वेयर हाउस में पड़ा है। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। आपका काम है कि गुड्स को या प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर के दरमियान, तो आप जस्ट उनको थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको चीजें जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू योर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके लिए फिर आपके पास डिफरेंट लार्ज व्हीकल्स होती हैं, बहुत हैवी व्हीकल्स होती हैं, जिसपे आप एक सिटी से दूसरी सिटी जो है वो चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। देन कम्स एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स द गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ पर्सपेक्टिव यूजर्स या पर्सपेक्टिव बायर्स एंड यूजर्स जो होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी भी आप
आप एज अ प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं, बट सिंस वो इतना ज़्यादा काम है कि वो कमर्शियल हो गया है, तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो हैं वो इट कम्स अंडर द कमर्शियल सर्विसेज, कि जिसमें आप किसी की प्रोडक्ट या उनकी सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे होते हैं ताकि वो एंड यूज़र तक वो चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। बैंकिंग सर्विसेज भी कमर्शियल हैं, उसमें बैंक्स आर ट्रेडर्स ऑफ मनी और क्रेडिट। जिसके पास एक्सेस मनी है वो बैंक में डिपॉजिट कर लेता है, जिसको चाहिए होती है तो बैंक जस्ट ये काम है कि वो जिसको मनी की ज़रूरत है, जिसको लोन चाहिए, जिसको फाइनेंसिंग चाहिए, उसको लोन देते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं, और जिनको नहीं ज़रूरत उनका अपने पास डिपॉजिट रख रहे होते हैं। सो इस तरह की बारोइंग एंड लेंडिंग की सर्विसेज जो हैं वो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देन कम्स इंश्योरेंस सर्विसेज, वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अगर आपको अपनी वो सर्विसेज दे रहे होते हैं कि आपने इन केस आपकी कोई प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो वो उसकी सॉर्ट ऑफ आपको इंश्योर कर देते हैं उन चीज़ों की कि अगर लॉस हो गया, डैमेज हो गया तो दे विल बियर द लॉस, और वो उसको कंपनसेट करेंगे। सो इस तरह के डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इन सब सेक्टर्स के अंदर हैं। उसमें इंडस्ट्रीज़ है, ट्रेड के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आपको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट नहीं है देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ट्रेड। अगर उसमें भी नहीं है देन यू कैन बी सर्विस प्रोविजन के अंदर हैं, तो सर्विस प्रोविजन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हेंस द स्कोप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी comprehensive, वेरी वाइड। किसी कंट्री में लिमिटेड नहीं है, किसी सेक्टर में लिमिटेड नहीं है, किसी ग्लोबल वाइज इट्स वेरी वाइड, और बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो क्या है, आपका जो बिजनेस आइडिया है वो क्या है। लाइकवाइज पाकिस्तान में देखें तो टूरिज्म को देखें, टूरिज्म इज़ इन रिसेंट ईयर्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। गवर्नमेंट्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एक बहुत ही पाकिस्तान का एक इमेज ऐसा बिल्डअप कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों पाकिस्तान की तरफ। तो टूरिज्म में अगर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप सोच रहे हैं तो टूरिज्म की डिफरेंट सर्विस प्रोविजंस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन टूरिस्ट के लिए होटल्स और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन कम्स ऑटोमोबाइल। तो अभी इन लास्ट अगर कंपेयर करें विद द 90s और 21st सेंचुरी तो ये इस तरह होता है कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बूम आ गया है इसके अंदर। इवन जो लोग नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते कार्स को, बट वो फाइनेंसिंग करा के ले लेते हैं, या बैंक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा ऑफर्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा डाइवर्स ऑफर्स देते हैं आपको कि आप जो लोग इवन अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो वो वहाँ से फाइनेंसिंग करके ले सकते हैं। तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अब इसका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्सटाइल ऑफ कोर्स पाकिस्तान का मेजर जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर और इन प्रोडक्ट के बाद जो है वो टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा आजकल ब्रांड्स और डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स और डिफरेंट चीज़ें जो है इन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, और जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड राइज हो रही हैं एंड चेंजिंग डिमांड्स हैं। आपके हर सीज़न के हिसाब से आपने जो आपके एंड यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको दे एक्सपेक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम यू। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है इस सेक्टर के अंदर। सोशल वेंचर्स अगर देखें तो समटाइम आप ऐसे वेंचर, ऐसे बिजनेस के अंदर जाते हैं जहां पे आपका एक तो पर्सपेक्टिव ये होता है कि जिस सेक्टर के लिए या जिस सोसाइटी के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए आप सोशली सोच रहे हैं तो उसको आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं। कुछ आपके बिजनेसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप किसी रूरल एरिया के अंदर जाएं और वहाँ की जो फीमेल्स हैं दे आर मोर एक्सपर्ट इन स्टिचिंग और निटिंग और इस तरह की चीज़ें वो कर रही होती हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, हैंडमेड चीज़ें, और उनसे आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको फर्दर उनकी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनसे काम करवा के आप उस चीज़ को अपने बिजनेस का एज बना सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ मशीन पे बनी है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन हैंडमेड जो है वो स्टिल मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है।
तो उससे ये होगा कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, और तो उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स में बेहतरी आएगी। अगर आपका बिजनेस जो है उनसे रिलेट कर रहा है, वो आपको चीज़ें प्रिपेयर करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, तो इस तरह के वेंचर्स जो हैं वो, और अगर वहाँ पे आप उनके लिए ट्रेनिंग और कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ डेवलप करते हैं जहाँ से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, ट्रेनिंग मिले, और फिर वो उस पर काम करें, तो एडिशनली फिर वहाँ का उस एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अप हो जाएगा। तो ये इस तरह के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट के साथ आप वेंचर्स भी कर सकते हैं। देन कम्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स आईटी का तो बहुत ज़्यादा बूम है अराउंड द वर्ल्ड, रिगार्डलेस ऑफ कि आप डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं, कंट्रीज हैं, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान उतना फास्ट इस सेक्टर के अंदर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप इसमें एक्सपीरियंस करें इन चीज़ों को और इन्वेस्ट करें इस सेक्टर के अंदर। आपका तो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इससे रिलेटेड है, आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी जितना भी होगा वो इसी फील्ड से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। देन कम्स द इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स की फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो इसके लिए आप इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंजीनियर मेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कुछ मशीन्स होती हैं या कुछ रोबोटिक्स होती हैं, ऑटोमेटेड चीज़ें होती हैं, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, तो इस सेक्टर के अंदर। देन कम्स द फ्रेंचाइजिंग। ऑब्वियसली पाकिस्तान एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्रांड्स या उनकी फ्रेंचाइजिंग के साथ इतना लिंक नहीं है, बट हम कुछ फेमस जो ब्रांड्स देखते हैं, KFC, मैकडोनल्ड वगैरह। तो इसके अलावा डिफरेंट हर सेक्टर के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड्स की फ्रेंचाइजिंग हो सकती हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके उनकी फ्रेंचाइजेस को लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना और इनकी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है वहाँ से भी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अदर देन दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हम जो एक कोर्सेज और इस तरह की एजुकेशन ले रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ अगर आपने कोई फॉरेन एक्सपोजर है, आपका फॉरेन एक्सपोजर की एजुकेशन का आपका एक्सपोजर है, तो वो उस तरह की डिफरेंट आपकी आउट ऑफ द वे जाके जो एजुकेशंस होती हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ लर्निंग्स होती हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ से कुछ लर्न किया है फॉरेन से, तो आप उसको फिर यहाँ पे जो लोकल है, यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या अपना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना के, तो वो टीचिंग, वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते। देन कम्स फूड प्रोसेसिंग के पाकिस्तान में डिफरेंट फूड ब्रांड्स और तो उसमें आप फूड प्रोसेसिंग में डिफरेंट टेस्ट के साथ, डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर फिर आ जाता है। हर्बल और ट्रेडिशनल मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक केमिकल बेस्ड कोई मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं, या कोई अपने कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ करते हैं, बट हमारा मेन फोकस यही होता है कि कोई नेचुरल चीज़ हो, हर्बल चीज़ हो, तो उसके ऊपर हमारा बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ कल्चर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज़ जो है हर्बल है, तो ये उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं और उसके होते भी हैं। तो हर्बल और ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हैं उसके अंदर उस साइड पे आप जा सकते हैं, उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा आप केमिकल बेस्ड हो जाती हैं, आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर वो केमिकल आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक साइड पे आप इफ़ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या आपका इंटरेस्ट है फार्मिंग में या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आप ऑर्गेनिक बेस्ड जो फार्मिंग है उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं उस एरिया को। मीडिया ऑफ कोर्स बूमिंग साइड पे है,
ऑलरेडी बूम कर भी रहा है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर, क्योंकि डे टू डे आपकी जो मीडिया के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, वो चेंज होती हैं। जो आपके व्यूवर्स हैं वो नई से नई चीज़ देखना चाहते हैं। जो मीडिया के, सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, तो उसके अंदर आप क्रिएटिविटी का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, आप यूनिकनेस है आपकी थिंकिंग के अंदर, तो आप इस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में तो उसके लिए आपको फिर एजुकेशनल हेल्थ रिलेटेड चाहिए होगी, फिर फार्मासिस्ट हों आप, या फिजिशियन हों, डॉक्टर हों, तो इस सेक्टर के अंदर फिर आप इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हेल्थ जो सेक्टर है वो इतना डेवलप्ड नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, और इसके अंदर डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसको बेहतर बनाया जा सकता है। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है। आजकल हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, नॉट इवन जो एग्रीकल्चर है, बट अदर देन दैट सब यूनिवर्सिटीज़ ये जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रही होती हैं। सो इट मीन्स के मार्केट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी डिमांड है, इसका स्कोप ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर। इसमें आप डिफरेंट प्लांट्स को जेनेटिकली आप बेहतर बना सकते हैं, उनकी ग्रोथ बेहतर कर सकते हैं, और एनिमल्स के लिए बेहतर या डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इस सेक्टर के अंदर बहुत स्कोप है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग के अंदर, इसमें आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर को आप जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन एज एन एंटरप्रेन्योर। एज एन वुमेन जो एज एन एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन या ये वर्ड जो है एज अ यूज हुआ फर्स्ट टाइम इन 1988 में। सो इसमें हम ऐसी फीमेल्स को कंसिडर करते हैं कि जो अपना एंटरप्राइज या अपना बिजनेस वेंचर जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं, उसकी वो सोल प्रोप्राइटर होती हैं या पार्टनरशिप के अंदर होती हैं, बट उनका उस बिजनेस के अंदर मोर देन 51% शेयर होना चाहिए। देन वी कंसिडर देम वुमेन एज वुमेन एंटरप्रेन्योर। उसको हम कंसिडर करते हैं अगर उसका परसेंटेज उस बिजनेस के अंदर मोर देन 51% है। तो हिस्टोरिकली देखें तो मैडम सीजे वॉकर जो थी, शी वॉज ओरिजिनली द फर्स्ट सेल्फ मेड वुमेन इन मॉडर्न एरा के अंदर देखें इसको, तो शी वॉज द सेल्फ मेड वुमेन, और उनका बिजनेस ये था कि वो हेयर ग्रोथ के लिए और स्कैल्प के लिए उन्होंने कोई टॉनिक या कोई कंडीशनिंग फार्मूला, कुछ शैम्पू टाइप कुछ बनाया था, और वो स्कैल्प को हील करता था, आपकी जो हेयर ग्रोथ थी उसको बेहतर करता था। एंड वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम में कि उनको एक फैक्ट्री सेट करनी पड़ी कि वो अपनी मैस प्रोडक्शन करें अपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो हिस्टोरिकली वो बहुत फेमस हुई थी एज एन एंटरप्रेन्योर। और पाकिस्तान में और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो इन पाकिस्तान या अराउंड द ग्लोब या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर किसी भी एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर को, तो वो है एक तो हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट है, तो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं ऑब्वियसली वो मेल होंगे, और फिर कंपटीशन के अंदर वो फिर इश्यूज आते हैं कि मेल एंटरप्रेन्योर का कंपटीशन इज क्वाइट डिफरेंट, और मेल फीमेल एंटरप्रेन्योर का कंपटीशन जो है वो डिफरेंट होता है। फैमिली इशू होते हैं, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, आपको घर भी देखना है, आपको फैमिली को भी देखना है, उनको भी टाइम देना है, और आपको बिजनेस में भी आपको टाइम देना है। तो फैमिली फिर उस तरह सपोर्टिव नहीं होती आप एक फीमेल को एज एन बिजनेस वुमेन नहीं वो सपोर्ट कर सकती, और फैमिलीज इश्यूज होते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन होती है। एक फीमेल अगर क्रिएटिव है या क्रिएटिव माइंड के साथ है, उसकी थिंकिंग क्रिएटिव है, बट उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो अपनी
उस थिंकिंग को पॉलिश कर सके, उसके से रिलेटेड एजुकेशन ले सके, या उसके से रिलेटेड वो ट्रेनिंग ले सके। एक फीमेल को मोबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या अगर वो सेल्फ उसमें भी है, उसके पास कन्वेंस है या कुछ भी, लेकिन फिर भी स्टिल द मोबिलिटी इज़ वेरी लिमिटेड होती है फीमेल के लिए, और टाइम बाउंड होती है, आप लेट नाइट काम नहीं कर सकते। सो इस तरह के इश्यूज जो हैं ये फीमेल्स के को एज अ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, या उनके लिए बैरियर्स की तरह होते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक मेल एंटरप्रेन्योर जो है वो डिफरेंट वेज, डिफरेंट ऑप्शंस उसके पास होते हैं फाइनेंसिंग के लिए। बैंक्स जो हैं वो रिलाई करते हैं मोर ऑन मेल देन फीमेल, और क्रेडिबिलिटी जो है वो बैंक्स लोन देते हुए फीमेल्स को या वुमेन को थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, या वो नहीं देते लोन। तो एक फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, फाइनेंशियल क्रंच रहता है, आपको फाइनेंसिंग नहीं होती तो आपका बिजनेस जो है वो उसमें हर्डल आती हैं, और आप प्रॉपर ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू कर सकते। स्टिफ कंपटीशन की बात हुई, जैसे कि कंपेटिटर्स आपके अगर मेल डोमिनेटिंग है, सारा सेक्टर आपका इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है, और आप बीच में सिंगल एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन का आपको फेस करना पड़ेगा। लिमिटेड मार्केटिंग और सेल्स फोर्स, अगर आप बीइंग अ फीमेल यू आर द ऑनर, यू आर द अल्टीमेट बॉस, और रेस्ट जो आपका स्टाफ है वो सबऑर्डिनेट है, तो उसमें भी, और वो सब मेल होगा या उसमें कोई मिक्स मेल फीमेल का हो, तो इवन देन आपको इश्यूज होते हैं मार्केटिंग करते हुए, अपनी सेल्स फोर्स को कन्विंस करते हुए, बिकॉज एक फीमेल बॉस हो और सबऑर्डिनेट्स मेल हो तो एक जेंडर बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं, रोल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दैट दे आर जूनियर्स, दे आर मेल बट जूनियर्स, एंड यू आर फीमेल बट यू आर सीनियर, और यू आर द बॉस। तो रोल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है फीमेल के ऊपर जब वो कोई जॉब करती है या अपना बिजनेस रन करती है। पाकिस्तान के अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का जो स्कोप है, स्कोप तो अब काफ़ी, क्योंकि फीमेल एजुकेशन में आगे आ रही हैं, तो ऑब्वियसली फिर उनका एंटरप्रेन्योरशिप बनाने का, एस्टेब्लिश करने का स्कोप भी बढ़ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अभी जो रिसेंट इनके स्टेटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान हैज़ द मोस्ट लोएस्ट रेट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके 1% है ऑफ टोटल बिजनेस, और इन टोटल जो बिजनेस है उसमें 21% मेल एंटरप्रेन्योरशिप है, और उसमें 1% वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो पाकिस्तान में बीइंग अ विमेन वो एंटरप्रेन्योर हैं और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। ड्रेस डिजाइनर हैं, क्लोथिंग ब्रांड है इनका सना सफीनास, एंड दे आर फेमस, एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर नेम, और एक ब्रांड अपना उन्होंने सेट किया, अपना एक नेम बनाया उन्होंने इस सेक्टर के अंदर। देन केम द सिद्रा कासिम, शी इज डूइंग शू मेकिंग बिजनेस, हैंडमेड लेदर शू मेकिंग करती हैं ये, और फिर मार्कोर के नाम से इनका बिजनेस है, और ये ऑनलाइन उसकी सेल परचेज इनकी जितनी भी है वो ऑनलाइन होती है। मारिया भी ऑब्वियसली द वेरी फेमस ड्रेस डिजाइनर हैं, क्लोथिंग ब्रांड है इनका, एंड शी इज अमंग द पाइनियर्स ऑफ दिस क्लोथिंग ब्रांड्स का, जो जब से ये ब्रांड्स एंड ये पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है। सो ये जो पाइनियर्स के अंदर मारिया भी आती हैं। देन केम द नबीला सलोन, इनका ये अपना ब्यूटी सलोन या ब्यूटी पार्लर है इनका, और नबीलास के नाम से, एंड शी इज ऑल्सो अमंग द पाइनियर्स। मोमिना दुरेद प्रोडक्शन, शी इज रनिंग अ प्रोडक्शन हाउस, मोमिना दुरेद प्रोडक्शन के नाम से, एंड ये कुछ फीमेल्स जो हैं ये लाइमलाइट में हैं, क्योंकि ये दे आर मोर, इनका एक्सपोजर जो है मीडिया से और इस तरह डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग से इनका लिंक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अदर सेक्टर्स के अंदर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं, बट वो इतनी लाइमलाइट के अंदर नहीं है जितने ये मीडिया में या जो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो फीमेल्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एनी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज? थैंक यू।